हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपीसीजे का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। साथियों, उसी एग्जामिनेशन को कंसीडर करते हुए मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वन लाइनर सीरीज लेकर के आ रहा हूं। साथियों, वो उसका पार्ट 5 आज मैं लेकर के आ रहा हूं। पार्ट 4 तक ऑलरेडी मैंने अपने इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। तो साथियों, आज जो पार्ट मैं आपके सामने कराने वाला हूं, ये पार्ट नंबर 5 है। आप लोगों के सामने ये आ रहा है। पार्ट 4 में ये सभी पोर्शंस को मैंने यहाँ पे डील कर दिया है, जहां पे मैंने यहाँ पे रेड कलर से आपको मार्क हुआ दिख रहा है। पार्ट 5 की बारी है साथियों। आज हम यहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से डेली हम लोग एक एक पार्ट्स को निपटा रहे हैं, उसी तरह से आज भी यहाँ पे हम एक एक चीज़ों को देखेंगे। जो भी बातें हम करेंगे साथियों, सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ही अकॉर्डेंस में करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे इसको देखिए। पार्ट 5 के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे साथियों आपको दिख रहा है, अभी तक आप सभी लोगों को मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। रिकैप में ये है कि अभी तक जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है, सभी के सभी आप लोगों ने प्रियम्बल से रिलेटेड चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल को किसके द्वारा पेश किया गया था, अगर क्या प्रियम्बल में किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस किए जा सकते थे। आपने इनरी बेरूबरी यूनियन का केस भी देखा था, साथ ही साथ आपने केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का भी केस देखा था। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने एनालिसिस किया था, आप लोगों ने पढ़ा था। साथ ही साथ आप लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख लिया था, जिसकी की सख्त आवश्यकता थी एट दैट टाइम कि नहीं थी। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से वन लाइनर स्टार्ट करेंगे। अगर हम इस वन लाइनर की बात करते हैं साथियों, तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कुछ ना कुछ मूल उद्देश्य तो रहा होगा ना साथियों, कि क्या इसका बनाने का उद्देश्य है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे तो बना नहीं दिया गया कि नहीं चलो चलो खाली हम लोग बैठे हैं, चलो एक कुछ नहीं तो संविधान ही बना देते हैं। लेकिन इसको बनाने के पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा ना। इसलिए रहा है कि प्रत्येक जनता को निम्नलिखित अधिकार दिलाए जाए। अगर हम मान रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या हुआ है, तमाम प्रकार के अधिकार हमको दिए गए हैं, तमाम प्रकार के ड्यूटीज हमको दिए गए हैं, तमाम प्रकार की हमारी लाइबिलिटीज हैं। अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार हमें भारत के संविधान में मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में पूरा का पूरा हमें अधिकार देखने के लिए मिलता है। अगर हम ड्यूटीज की बात करते हैं तो हमारे पास एक नया पार्ट जोड़ा गया था, पार्ट 4 के नाम से जोड़ा गया था, या 4 कैपिटल ए के नाम से आप कहिए, और उसमें पूरा का पूरा आपको ड्यूटी दे रखा है। तो साथियों, जहां जहां अधिकार होता है वहां वहां हमारी ड्यूटीज भी होती हैं, इसीलिए बनाया गया है। अब देखिए यहां पे फिर हमारे पास वही आ रहा है जिसको हम लोगों ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया है, जिसको हम लोग प्रियम्बल के नाम से जान रहे हैं। जब जब हम प्रियम्बल की बात करेंगे साथियों, तब तब हमारे पास न्याय आएगा, तब तब हमारे पास स्वतंत्रता आएगी, हमारे पास समानता आएगा, हमारे पास बंधुत्व की भावना आएगी। इन सभी चीज़ों को हम बार बार याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में रेगुलर वे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये नहीं कि आज पूछ लिया फिर अब 5 साल बाद पूछेगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा प्रियम्बल है जहाँ से हर बार आपके एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हर बार आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन नया हमको मिल रहा है। तो देखिए, न्याय की बात करता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम संविधान में न्याय की कल्पना करते हैं, तो मैंने आप लोगों से काफी बार चिल्ला करके बताया था कि हमारे पास न्याय होता है। किस किस प्रकार का न्याय होता है, तो हमारे पास 3 प्रकार का न्याय होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यही 3 प्रकार के न्याय होते हैं, और इसी 3 प्रकार के न्याय की कल्पना हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं दोस्तों, कि स्वतंत्रता कितने प्रकार का होता है, किसको हम कहेंगे कि ये स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो साथियों अगर हम स्वतंत्रता की बात करेंगे तो विचारों की हमारी स्वतंत्रता होना चाहिए, हमारे मत का स्वतंत्रता होना चाहिए, हमारे विश्वास एवं धर्म की स्वतंत्रता होना चाहिए। इन सभी चीज़ों की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। और ये स्वतंत्रता हमको कहाँ बताया गया है दोस्तों, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता हमको हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना के ही अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना में ही ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, बल्कि ये जो चीज़ें हमको मिल रही हैं ये भारत के संविधान के अंदर भी मिलता है।
हम बस आप लोगों से ये कहें कि नहीं, ये चीज़ें हमको सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। ये पूरे के पूरे भारत के संविधान में, भारत के संविधान का दर्शन बनाया गया था, उसको कुंजी कहा गया था प्रस्तावना को। और प्रस्तावना में जब कुंजी हमारे पास है, जब कुंजी में इतनी चीज़ों को हमको बता दिया गया, तो अंदर जब हम घर का दरवाजा खोल करके अंदर घुसेंगे तो हमें पूरा का पूरा दर्शन होने ही वाला है। तो ठीक एज यूजुअल उसी तरह से बताया जा रहा है जिस प्रकार से कुंजी है। साथ ही साथ हम समानता की यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम समानता देखते हैं तो समानता किस प्रकार की समानता होनी चाहिए, और भारत के संविधान में हमें समानता के बारे में देखने के लिए मिलता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो साथियों, पद को लेकर के समानता होना चाहिए। किसका? पद को लेकर के और अवसर को लेकर के समानता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग आर्टिकल नंबर 15 पढ़ते हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 16 पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको देखते हैं रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी चीजों को वहां पे रखा जाता है और वहां पे अवसर आपको दिया जाता है। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी कार्यालय में कोई भी वैकेंसीज निकलती है तो ऐसा नहीं कर दिया जाता है कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें SC ST वालों के लिए बिल्कुल नहीं है पद, इसमें OBC वालों के लिए बिल्कुल नहीं है पद, ये जो पद निकाला गया है सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए निकाला गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। PH कोटा को भी अलग नहीं किया जा सकता है, फ्रीडम फाइटर्स को भी अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, जो हमारी कुंजी है, वो कुंजी बताता है कि न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए। इन सभी चीजों का समावेश है, तभी हमारा देश चल रहा है और आज अच्छे से धूमधाम से चल रहा है। आप लोगों को पता है भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप बंधुत्व की भावना को देखिए। अब किस प्रकार का बंधुत्व होना चाहिए, क्या होता है बंधुत्व? तो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात यहाँ पे की जाती है। आप लोग समझ सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा, हमारे सम्मान की गरिमा। मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहीं समाज में खड़ा हूं, पता चले कि कोई सामने वाला हमको ऐसे लैंग्वेज में बोल रहा है, ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है जिससे कि सामने वाले को सुन करके लग रहा है कि उस व्यक्ति का तो सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो यही कहा जा रहा है, भारत का संविधान यही कह रहा है कि अगर आप नागरिक हैं तो आपको नागरिकता का सम्मान मिलना ही चाहिए। हम अगर मनुष्य बन करके धरती पे आए हैं तो हमारे साथ ह्यूमैनिटी के तौर पे, ह्यूमन के तौर पे हमें ट्रीट करना पड़ेगा। आपको सामने वाले को मनुष्य हैं तो मनुष्य के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा। हम जानवर नहीं हैं, हमें जानवर की तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ साथियों, आप लोगों को यह भी पता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी हमें क्या करना होता है, हमें बना करके रखना होता है। इन्हीं चारों चीजों को अगर आप पढ़ लेते हैं, किसको किसको, न्याय को, स्वतंत्रता को, समानता को और बंधुत्व को, तो आपको संविधान के मूल उद्देश्य के बारे में आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है कि संविधान का मूल उद्देश्य क्या होता है, किसको हम कहते हैं संविधान का ये मूल उद्देश्य होता है। तो साथियों, यही चारों के चारों आपके संविधान के मूल उद्देश्य हैं और इस प्रकार से मैंने आपके सामने रखने का काम किया है। देखिए यहां पे फिर आपके सामने प्रस्तावना आ गया और प्रस्तावना को मैंने काफी टाइम आप लोगों के सामने पढ़ने का काम किया गया है। देखिए इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं जिससे कि चीजें आप लोगों के सामने, एक मिनट, हाँ देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, कह रहा है कि हम भारत के लोग इस बात का घोतक है कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया संविधान है। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि जो भारत का संविधान है वो भारत के ही लोगों के द्वारा बनाया गया था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी, एक बहुत बड़ी सभा बनी थी जिसको कि हम लोग संविधान सभा के नाम से जानते हैं, और उसी संविधान सभा के द्वारा इसको बनाया गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा, वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्हीं के द्वारा इस संविधान को बनाया गया है। इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता है, भले ही कोई हमारे संविधान को, हमारे देश के संविधान को बल्कि संविधान का है, बहुत ही बड़ा संविधान का है, लिखित संविधान का है, उधार का थैला का है, व्हाटएवर जो भी उनको कहना है कहने दीजिए, लेकिन इसके सबूत, इसके गारंटी हम लोग देते हैं, भारत का लोग देते हैं, पूरे भारत की जनता जानती है कि हमारे संविधान को कहीं ना कहीं हमारे ही देश के लोगों के द्वारा बनाने का काम किया गया है। और वही बात, ये बात आपको यहाँ पे बताने का काम कर रहा है ये वन लाइनर। इसे विदेशी सत्ता द्वारा सौंपा गया संविधान नहीं कहा जा सकता, इसको ये नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा है कि न कि इसे विदेशी सत्ता द्वारा सौंपा गया संविधान कहा जा सकता है। सभी लोगों को पता है साथियों कि जो संविधान पे मेहनत किया गया है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन मेहनत किया गया है, वो
दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये विदेशी के कोई विदेश का आया और कह दिया कि इसको तुम लोग अडॉप्ट कर लो और यही भारत का संविधान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रेगुलरली आप लोगों से पूछा जाता है, इसीलिए इन सभी चीजों पे मैं फोकस कर रहा हूं। अब देखिए साथियों, यहां पर देखिए उद्देशिका की बात की जा रही है, फिर वही प्रस्तावना की बात की जा रही है, फिर उसी उद्देशिका की बात की जा रही है। अब इस उद्देशिका में क्या चीज आपको शो किया जा रहा है, क्या यह उद्देशिका आपके सामने कहना चाहता है। तो साथियों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। देखिए कर रहा है, उद्देशिका में उन समान उद्देश्यों को दर्शाया गया है। जब जब हम उद्देशिका की बात करेंगे, क्योंकि उद्देश्य क्या होता है, हमारा काम करने का उद्देश्य क्या है, हमारा यहां पे खड़ा होने का उद्देश्य यही है कि मैं एमपीसीजे एग्जामिनेशन के, जो एमपीसीजे का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो, उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मैं आप लोगों के सामने वन लाइनर फैक्ट्स लेकर के आ रहा हूं। ये मेरा क्या है, ये मेरा उद्देश्य है। लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे अगर देखते हैं कि भारत के संविधान का क्या उद्देश्य था, तो इनका क्या उद्देश्य था, उद्देशिका में उन सामान्य उद्देश्यों का दर्शाया गया है जिसको प्राप्त करना भारत के संविधान का लक्ष्य है। भारत के संविधान का क्या लक्ष्य है, क्या भारत के संविधान को प्राप्त करना है। तो साथियों अगर हम देखना चाहते हैं कि भारत के संविधान का क्या लक्ष्य है, तो हम पार्ट 4 के पास जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के पास जाएंगे। और सरकार जब कभी भी कोई भी अगर बनाती है, कानून बनाती है, कोई भी चीज अगर कर रही है, तो देश की जनता की भलाई के लिए कर रही है। अगर डेवलपमेंट भी किसी भी प्रकार का कर रही है तो वो देश की जनता की भलाई के लिए कर रही है। ग्राम पंचायतों के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है, पूरा का पूरा आर्टिकल नंबर 40 गांधीयन ड्रीम पे, गांधीयन प्रिंसिपल्स पे ही डिपेंड किया गया है। तो हमारा संविधान क्या कर रहा है, हमारे संविधान का लक्ष्य है कि हम सभी लोग एक साथ आगे बढ़े। ऐसा ना कि आगे बढ़ने वाला बहुत आगे चला गया हो और पीछे रहने वाला बेचारा एक रोटी के लिए भी भूखा रह जाए। तो उद्देशिका सामान्य उद्देश्यों को दर्शाने के लिए साथियों बनाया गया है। किसको देखने के लिए, तो सामान्य उद्देश्य मींस कि जनरल सभी लोगों के उद्देश्यों को देखने के लिए यह बनाया गया है। साथ ही साथ कह रहा है कि संविधान के समस्त उपबंधों इन उद्देश्यों के प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जो संविधान का समस्त उपबंध है, हर एक आर्टिकल कुछ ना कुछ आपसे बोलना चाहता है, कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहता है, वो आप लोगों से बताना चाहता है कि ये जो उद्देशिका में जो बातें लिखी गई हैं, ये पूरा का पूरा कुंजी में जो बातें लिख दी गई हैं, इसकी कुंजी की पूरी बातें हमारे दर्शन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और जहां जहां ये चीजें देखने के लिए मिलती है, तहां तहां मैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूं। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि वही है, वही सब कुछ इस टाइम है जो कि हमारे संविधान की रक्षा कर रहा है। और बेसिक स्ट्रक्चर किस मामले से आया था साथियों, तो बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी मैंने आप लोगों को सुना दिया था। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला आया था, 24 अप्रैल 1973 को यह मामला आया था। और अगर हम बात करते हैं कि केशवानंदा भारती किस टाइप का जजमेंट था, तो साथियों ये लैंड से रिलेटेड एक डिस्प्यूट हुआ करता था, लैंड एक्वाजिशन का मामला था। और इसी मामले को 13 जजेस के बेंच के द्वारा इस मामले को सुना गया था। आइए देखते हैं क्या करा। देखिए आ भी गया केशवानंदा भारती, कह रहा है कि केशवानंदा भारती के प्रकरण 1973 में मुख्य न्यायाधीश सिकरी साहब, अब ये सिकरी साहब का भी नाम आप याद करके रखिएगा क्योंकि कभी कभार आपके एग्जामिनेशन में मुख्य न्यायाधीश से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर केशवानंदा भारती का जजमेंट प्रोनाउंस दिया गया तो एट दैट टाइम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हुआ करता था। यह क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो साथियों यहां पे सिकरी साहब बस आप याद रखेंगे तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आंसर की अच्छे से मार्किंग कर सकते हैं। सिकरी साहब ने यह प्रक्षेपित किया कि प्रस्तावना का अति विशिष्ट महत्व है। अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं और मैं डे बाय डे आप लोगों से प्रस्तावना पे पिछले 5 दिनों से मैं सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना पे चर्चा कर रहा हूं, एक एक बातें मैं प्रस्तावना के बारे में बता रहा हूं। इसलिए मैं बता रहा हूं प्रस्तावना के बारे में क्योंकि प्रस्तावना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एमपीसीजे के ही एग्जामिनेशन तक ये सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एमपीसीजे देंगे और एमपीसीजे के बाद ये खत्म हो जाएगा प्रस्तावना का कहानी, नहीं। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप कोई भी जुडिशरी लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वहां पे प्रस्तावना से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछता ही है। गौर है संविधान की व्याख्या प्रस्तावना में अभिव्यक्त उद्देश्यों के आलोक में किया जाना
चाहिए। संविधान की प्रस्तावना का जो अभिव्यक्त की बात की जा रही है, मीन्स का जो उसका बखान किया जाना चाहिए, उसके अभिव्यक्त के बारे में हमको बताना चाहिए। ये सभी का सभी हमें उद्देश्यों में देखने के लिए मिलता है। किसके उद्देश्य में? तो हमारे संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है कि हमारा संविधान करना क्या चाहता है। मैं यहाँ पे करने के लिए क्या करने के लिए खड़ा हूं? तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कुछ ना कुछ चीजें बताने के लिए ही तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं। यही तो मेरा उद्देश्य है, यही तो मेरा इंटेंशन है, और कोई शेष यहाँ पे इंटेंशन मेरा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, कर प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों को निम्नलिखित अर्थ है। जो प्रस्तावना के यहाँ पे निम्नलिखित शब्द हैं, उनके क्या क्या अब मीनिंग हो सकते हैं, अब हम उन्हीं सभी मीनिंग्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि संप्रभुता की बात करते हैं। संप्रभुता संपन्न शब्द का क्या मतलब होता है? तो मैंने आप लोगों से कल भी ये बात बताया था कि संप्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम लोग अपने आप में सर्वशक्तिमान हैं। हमें किसी दूसरे देश से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप सलाह दीजिए, अगर आप सलाह देंगे तो मैं एंटर करूंगा, और आप सलाह देंगे तो मैं नहीं एंटर करूंगा। जो मेरा आंतरिक मामला है, जो मेरा बाह्य मामला है, उस मामले में मैं स्वयं निर्णय ले सकूंगा। यही संप्रभुता संपन्न इसी को कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। अगर हम इसके लैंग्वेज में जाते हैं, और जब जब रीजन एंड असर्शन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों, तब तब इसका मतलब आपसे पूछेगा, और तब तब आपको परेशान करने का ये काम करेगा। तो हर बार परेशान होने से अच्छा है कि आप एक बार चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है, संप्रभुता संपन्न शब्द यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले, मैंने ऑलरेडी ये चीजें आपके सामने डिस्कस कर दिया है कि भारत की सत्ता ऐसी है, भारत ऐसा देश है जो कि अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले दोनों मामले में खुद से स्वयं से निर्णय ले सकता है, स्वयं से निर्णय कर सकता है। ये किसी के मोहताज नहीं है कि आज ब्रिटेन कहेगा, आज रसिया कहेगा, आज फ्रांस कहेगा, आज अमेरिका कहेगा, तब मैं वहां से दोस्ती करूंगा, तब मैं वो प्रोडक्ट वहां से परचेस करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम संप्रभुता संपन्न हैं, और हम जब संप्रभुता संपन्न रहेंगे तब तब हम अपने मन की करेंगे और बेहतर करेंगे। यहां पर देखिए, पूर्णतः स्वतंत्र है, यह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यहां पे साफ साफ ये बातें लिखी गई हैं कि अगर मैं संप्रभुता संपन्न हूं तो मैं किसी भी के अधीन नहीं हूं। राष्ट्रकुल की सदस्यता स्वैच्छिक है। जो हम लोग कॉमनवेल्थ की सदस्यता हम लोगों ने लिया है, जो राष्ट्रकुल की सदस्यता हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, वो मेरी स्वैच्छिक है। मैं जब चाहूं तब मैं इसको छोड़ा जा सकता है। कह रहा है, भारत अपनी इच्छा से इसे कभी भी छोड़ सकता है। जो ये सदस्यता हम लोगों ने लिया है, किसका? राष्ट्रकुल का, जो कि हम लोग कॉमनवेल्थ के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। ये सदस्यता हम लोगों ने अपने से अडॉप्ट किया है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम लोगों को अडॉप्ट करवाया गया, हम लोगों को डंडे के बल पर और हम लोगों को धमका करके नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों से अगर कोई भी एग्जामिनेशन में या किसी भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, जो हम लोग राष्ट्रकुल के सदस्य बनाए गए हैं या बने हैं, ये क्या ये डंडे के बल पे हम लोग बने हैं या फिर हम लोगों का ये यहाँ पे अपनी मर्जी चलती है? तो साथियों, आप सभी लोग धूमधाम से यही बताइएगा कि ये हमारी मर्जी है। जब तक हम चाहें तब तक हम वहां पे सदस्य रह सकते हैं, जब चाहें तब हम वहां से सदस्यता को अपनी समाप्त भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं होने वाला है। यहां पर देखिए, नेक्स्ट वन लाइनर की हम बात करेंगे तो कह रहा है समाजवादी शब्द। जब हम समाजवादी शब्द की बात करेंगे साथियों, तब तब हमें 42वां संविधान संशोधन याद आना चाहिए, और तब हमें सरदार स्वर्ण सिंह साहब भी याद आने चाहिए, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता था। और एट दैट टाइम प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? तो साथियों, लेडी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, मिसेस इंदिरा गांधी हुआ करती थी, वही प्रधानमंत्री थी। और उन्हीं के समय में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जो कि बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, और उस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया था। उसमें लगभग संविधान के प्रोविजंस को उलटफेर करने का काम किया गया था। तो कह रहा है कि समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सबसे पहला इंफॉर्मेशन और बेसिक इंफॉर्मेशन यही है आपके लिए कि जो समाजवादी शब्द की अगर हम बात करते हैं, समाजवादी शब्द की कल्पना हम लोग करते हैं, तो सबसे पहली बार ये शब्द कब जोड़ा गया था साथियों? तो ये 42वां संशोधन हुआ करता था। 42वां
संविधान संशोधन हुआ था और उसी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था। संविधान के विभिन्न उपबंधों में समाजवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है, इसलिए इसको जोड़ा गया था क्योंकि जो हमारा भारत का संविधान है, जो संविधान की हम कल्पना करते हैं, जो संविधान बनाया गया है, उसमें समाजवादी टर्मिनोलॉजीज दिख रहा था, उसमें दिख रहा था समाजवाद का पूरा दृष्टिकोण वहां पर दिख रहा था। इसीलिए समाजवादी शब्द को एट दैट टाइम 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और यह क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनता है कि समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था, तो आप बार बार बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन पे, और उसी को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता था। उसी संविधान संशोधन में हमारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और पहली बार तभी हमारे भारत के प्रस्तावना के में अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद ना अमेंडमेंट किया गया है और ना ही अभी तक करने की कोई गुंजाइश भी बन रही है। कर है नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 बी, अनुच्छेद 39 में सामाजिक अवधारणा अभिव्यक्त होती है। जब जब आप डीपीएससी को पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किसकी बात कर रहा है, जब जब अनुच्छेद की बात कर रहा है, तो साथियों यहां पे आप पार्ट देखेंगे। कौन सा पार्ट देखेंगे, तो पार्ट नंबर 4 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4 में आर्टिकल की बात कर रहा है, आर्टिकल अनुच्छेद 39 की बात करता है। अनुच्छेद 39A में आपको फ्री लीगल एड देखने के लिए मिलता है। ये राज्य का कर्तव्य होता है कि आपको फ्री लीगल एड दे, आपको लोक अदालत दे, इस तरह की सुविधा देती है। इसी तरह 39A की बात हमने कर लिया, फ्री लीगल एड। 39B, 39C, इन सभी चीजों में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, सामाजिक अवधारणा देखने के लिए मिलता है। देखने के लिए यह मिलता है कि समाज के लिए यहां पे काम किया जा रहा है। समाज को आगे बढ़ने के लिए जो छोटे तबके के लोग हैं, जो अभी तक अपने आप को विकास नहीं कर पाए हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सभी के सभी काम किए जाते हैं। यह दिख रहा था भारत के संविधान में, यह उनके दर्शन में था, लेकिन समाजवादी शब्द वहां पे नहीं था। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ने का काम किया गया था। नेक्स्ट यहां पे वन लाइनर को देखिए। यह वन लाइनर आपसे क्या कह रहा है, हर वन लाइनर साथियों कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहता है, और जब जब ये कहना चाहेगा तब तब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पे ये कह रहा है कि भारत के संविधान में लोकतांत्रिक समाजवादी को अपनाया गया है। अगर हम भारत के संविधान की बात करेंगे साथियों, तो लोकतांत्रिक समाजवादी को अपनाया गया है। अभी आप लोगों ने देखा है रिपब्लिक को अपनाया गया है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हम किसको रिपब्लिक कहते हैं, तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि रिपब्लिक जो हमारा हेड होता है, हेड का मतलब ये हेड नहीं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो चुन करके आता है, वो राजा के परिवार का नहीं होता है, उसी को हम लोग लोकतांत्रिक, उसी को हम लोग गणराज्य के नाम से जानते हैं। कह रहा है भारत के संविधान में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, पहला कह दिया। नेक्स्ट वन लाइनर में कह रहा है पंथ निरपेक्षता शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अभी आप लोगों ने देखा है कि समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया था। साथ ही साथ आप कहेंगे कि क्या फिर एक अलग से संविधान संशोधन हुआ था, तो जी बिल्कुल नहीं हुआ था। उसी संविधान संशोधन में एक और शब्द जोड़ा गया था और यह शब्द का नाम है पंथ निरपेक्षता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ने का काम किया गया था। कह रहा है पंथ निरपेक्षता राज्य किसी धर्म विशेष का राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा देता है कि नहीं देता है। जब जब रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे बनेगा तब तब यहां पे आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है। तो साथियों धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का, स्टेट का या सेंट्रल का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा, समान रूप से आदर सम्मान करेगा। जब जब हम धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं साथियों, तो ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के ही अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। जब हम आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 को पढ़ते हैं तो वहां पे पूरा का पूरा हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखने के लिए मिलता है, और ये हमारे लिए फंडामेंटल राइट के अंतर्गत दिया गया है। मींस की सोच सकते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी बड़ी स्वतंत्रता की बात कही जा रही है। आगे यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे क्या कह रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है साथियों, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, किसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी के अंतर्गत क्या क्या आता है। आप जब जब डेमोक्रेसी की बात आएगी तब तब मैं कहूंगा अब्राहम लिंकन साहब को आप याद करिए। किसको याद करिए, तो अब्राहम लिंकन साहब को आप याद करिए। उन्हीं के द्वारा ये लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया था, लोकतंत्र का अर्थ बताया गया था, लोकतंत्र के मूल्यों के बारे में समझाया गया था। लोकतंत्र का अर्थ होता है
जनता का शासन, जहां की सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है, उस व्यवहार को लोकतंत्र कहते हैं। भारत में परोक्ष लोकतंत्र आपको देखने के लिए मिलता है। तो यह पूरा का पूरा अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा कोट किया गया था और वही चीज आपको यहां पर दर्शन के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है गणतंत्र का अर्थ होता है जहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित हो। जी हाँ साथियों, यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब जब हम गणतंत्र की बात करेंगे तो जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जो हमारा हेड होगा, वो क्या होगा? वो अप्रत्यक्ष रूप से, अगर हम भारत के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आपको पार्ट 5 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। किसके आप कहेंगे कि पार्ट 5 के अंतर्गत? तो मैं कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जब आप पार्ट 5 को ऑब्जर्व करेंगे तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 62 के बीच में आपको पूरा का पूरा देखने के लिए मिलेगा। 10 आर्टिकल आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं कि 10 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि इतना बल्कि है, उसके लिए 10 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए दिया गया है। मींस कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या महत्व रहा है, तो इसके लिए दिया गया है और इसीलिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वहां पे सारी के सारी प्रक्रिया को हमको देखने के लिए मिलता है। यहां पे आप देखिए, कह रहा है इंग्लैंड राजतंत्र की न कि गणतंत्र है। आप सभी लोगों को पता है कि वहां पे अभी भी महारानी का शासन चलता है, महाराजा का शासक चलता है। अभी महारानी एलिजाबेथ का शासन चल रहा था, तो वहां पे क्या उसको हम लोग रिपब्लिक के कैटेगरी में मानेंगे? तो जी बिल्कुल नहीं, हम इंग्लैंड को रिपब्लिक के कैटेगरी में मानेंगे। सोचिए, जो पूरे विश्व पे राज किया, जो पूरे देश पे राज करने का काम किया, हमारे भारत को भी उसने जंजीरों में जकड़ा था, लेकिन आज तक इंग्लैंड किसके जंजीरों में जकड़ा है? तो इसी राजतंत्र के जंजीरों में जकड़ा है। सोचिए क्या विडंबना होती है कि एक ही परिवार का सदस्य, एक ही परिवार का आदमी बार बार राजा बनेगा, बार बार डी ज्यूरे बनेगा, कोई अन्य व्यक्ति वहां पे नहीं बन सकता है, कोई अन्य व्यक्ति पैर नहीं फैला सकता है। लोकतंत्र कहां पे है? वहां पे आप कहेंगे कि वहां पे लोकतंत्र है जहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी गणतंत्र आपको देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। यहाँ का जो राजतंत्र है, राजा के हाथ में, कोई भी काम कर रहा है राजा के नाम से किया जा रहा है, रानी के नाम से किया जा रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं, बल्कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुनने का काम किया जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि भारत आपके इंग्लैंड से कितना आगे निकल गया है। यहां पे आप देखिए, उद्देशिका में भारत के लोगों का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। किसमें किया गया है? तो ये चीज भी हमको कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो साथियों, ये चीज भी हमको उद्देशिका के ही अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और इन सभी बातों को आपको जानने की आवश्यकता है, जो भी बात मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूं साथियों, क्योंकि हर एक चीज से, हर एक जगह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम हो गया। यहां पे देखिए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आप ये भी देखिए कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को भी जोड़ने का काम किया गया है। यहां पर देखिए, समानता का अर्थ परिस्थिति तथा अवसर की समानता से है। ऐसा नहीं है कि समानता का अवसर दे दिया, वहां पे अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वालिफिकेशन की या फिर किसी भी स्पेशल टाइप की एलिजिबिलिटी की आवश्यकता है तो वहां पे वो चीज रखा जा सकता है कि अगर आप स्पेशल एलिजिबिलिटी रखते हैं तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग का फॉर्म आता है तो अगर आपने इंजीनियरिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी डिग्री हासिल किया है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। इस प्रकार का रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन अदर प्रकार का कोई भी क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो वो वहां पे मान्य नहीं होगा। अब यहां पर देखिए आपके सामने क्या आ रहा है, भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के संविधान के स्रोत के बारे में। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने काफी जगहों से संविधान के अलग अलग प्रोविजंस को अडॉप्ट करने का काम किया। कुछ प्रोविजन हम लोगों ने अमेरिका से अडॉप्ट किया है, कुछ प्रोविजन हम लोगों ने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, कुछ यूएसएसआर से हमने अडॉप्ट किया है, कुछ हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। तो इन तमाम जगहों से हम लोगों ने चीजों को अडॉप्ट किया है। कैसी चीजों को अडॉप्ट किया? जो उनकी बढ़िया, जो उनके अच्छे आदत थे उनको हमने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने का मतलब हमने ले लिया है, और उसको लेने के बाद भी अगर कोई गलत चीज उसमें लिखा था तो हमने उसको क्या किया, उसको हमने कट किया और सिर्फ उनके अच्छी बातों को हमने अडॉप्ट करने का, हमने लेने का काम
किया है। अब यहां पर देखिए आपके सामने दिख रहा है ब्रिटिश के संविधान की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? तो ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय संसद प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया। अगर हम बात करें कि हमारा जो संसदीय प्रणाली है, ये संसदीय प्रणाली हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? तो साथियों जो संसदीय प्रणाली है हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। इसलिए ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है क्योंकि हमारे देश पे ब्रिटेन वाले राज कर रहे थे और उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? उन्हीं के द्वारा संसद बनवाया गया था और उसी संसद में बैठ करके वो क्या किया करते थे? अपना क्रियाकलाप, अपना काम धाम किया करते थे। तो वो चले गए तो ऐसा थोड़े नहीं संसद उखाड़ करके लेकर के चले जाएंगे। अरे उनको हम लोगों ने भगाया, संसद को हम लोगों ने आज तक रखा था और जैसे ही वो चले गए उसी संसद में बैठ करके क्या किया जाता है? काम किया जा रहा है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि संसदीय प्रणाली किसके कहां से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, तो भैया इंग्लैंड से ही तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ब्रिटिश से ही तो हम लोगों ने लिया है संसदीय प्रणाली। क्योंकि संसद में बैठ करके वो काम करते थे, हम लोगों ने उनको खदेड़ा, संसद छोड़ करके चले गए और संसद में बैठ करके अब हम काम करते हैं। यह एक सिंपल फार्मूला आपके सामने हो गया। तथा ब्रिटिश प्रतिमान पर ही यहां की मंत्री परिषद भी निम्न सदन लोकसभा तथा उत्तरदायी बनाया गया है। जिस तरह से उन लोगों के पास उनका सीनेट हाउस हुआ करता था, तमाम प्रकार के हाउस हुआ करते थे, इसी प्रकार से हम लोगों ने भी लोकसभा यहां पे बनाया गया है, जिसको हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं। हमारे पास दो सदन है, हमारे पास एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो लोकसभा को हम निचली सदन कहते हैं और राज्यसभा को ऊपरी सदन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ कह रहा है इसके प्रति उत्तरदायी बनाएगा और जो लोकसभा होती है साथियों, लोकसभा को उत्तरदायी बनाया गया। भैया हम तुमको चुन करके भेज रहे हैं, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है और डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से हम आपको चुन करके भेज रहे हैं। तो कोई भी गलती हो रही है, कोई भी कमी पाई जा रही है, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? उसके जिम्मेदार हम होंगे कि आप होंगे? हम जवाब तलब किससे करेंगे? हम जवाब तलब लोकसभा से करेंगे और लोकसभा की यहाँ पे लायबिलिटी बन जाती है कि जब जब जवाब तलब किया जाएगा तब तब आपको आंसरिंग करना बनता है। अगर हम एकहरी नागरिकता की बात करते हैं, हमारे देश में राज किया अंग्रेजों ने, तो सिंगल सिटीजन उन्होंने ही दिया था। हमारे पे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, राष्ट्रपति का सिद्धांत, इन सभी चीजों को हम लोगों ने यहीं से अडॉप्ट करने का काम किया है। अब यहां पर देखिए साथियों, जो चीजें आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा था, सेम एज यूजुअल चीजें आपके सामने यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगों ने 7th शेड्यूल को पढ़ा, जिसमें हम लोग यूनियन लिस्ट को पढ़े थे, स्टेट लिस्ट को पढ़े थे और कंकरेंट लिस्ट को पढ़े थे। आपने 8th शेड्यूल्स को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लैंग्वेजेस को देखा था कि क्या होता है लैंग्वेजेस। आपने 9th शेड्यूल्स को पढ़ा और 9th ए शेड्यूल को भी आपने पढ़ा था, 10th शेड्यूल को भी पढ़ा था। तो इन सभी चीजों को मैंने आपको एक एक करके यहाँ पे बताने का काम किया है। अब आप आगे चलिए और उससे रिलेटेड आगे वाली चीजों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। अगर आपको लगता है कि ये पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, तो साथियों नीचे दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम लिंक है, आप उस टेलीग्राम लिंक को जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से चीजों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये चीज आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ही लिया है। ये लग रहा है कि पीडीएफ में डबल आ गया है। 1 मिनट, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया दोस्तों। बस तो आज इतना ही था साथियों, ये पूरा का पूरा ब्लर हो गया है, जिसमें कि आपको कोई भी कंटेंट दिखने वाला नहीं है। भारतीय संविधान के स्रोत तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब जो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा साथियों, ये पार्ट नंबर 6 लेकर के आऊंगा। पार्ट नंबर 5 तक ऑलरेडी मैंने आपके सामने एक एक करके कराने का काम किया। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हो और खास करके प्रीएम्बल से हो, और वो इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने शेयर ना किया। मैंने हर एक इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास किया है, बिल्कुल चीजों को समझाने का प्रयास किया है। साथियों एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं, ये आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों को ग्रो करना है, आप ही लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में भेजना है इस वीडियोस को। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग इसको शेयर करिए। और जिस तरह से मैं अभी आपका करा रहा हूं वन लाइनर, इसी तरह से मैं MCQ सेशन भी लेकर के आऊंगा और एक एक का नस्ते नाबूद करने वाला हूं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।